हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्या, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ऑलरेडी हम लोगों ने कल काफी हद तक समझ लिया था इसको कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कैसे होगा। इसमें हम लोगों ने देख लिया था। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में सबसे पहले इंट्रा सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। सेट ऑफ करने में दो तरीका यूज करते हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, है ना, यानी हेड के अंदर ही एक से दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर नहीं होता तो दूसरे हेड से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे हेड से भी नहीं एडजस्ट होगा तो फाइनली उसे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है, मिस्टर जो भी है नाम, फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। इनकम फ्रॉम सैलरी इनकी है 55,000 रुपए, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनका देखो लॉस आ रहा है कितने का, 34,000 का लॉस है ना। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनका 22,000 रुपए का लॉस है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस में 4,000 का लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 35,000 का लॉस है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 29,000 का प्रॉफिट है। तो अगर हम लोग देखें तो आप सभी को पता है सैलरी इनकम में सिर्फ एक ही लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी वाला। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लॉस है। शॉर्ट टर्म के लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन में समझाया हुआ है कंपुटेशन। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 55,000। इसमें हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना होता है, 34,000 एडजस्ट कर दिया तो सैलरी कितनी रह गई, 21,000 रुपए। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो दो था, स्पेकुलेटिव और एक नॉन स्पेकुलेटिव। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस जो हुआ है, स्पेकुलेटिव कह रहा हूँ, बिजनेस लॉस नॉर्मल जो हुआ है आपका 22,000, और स्पेकुलेटिव में भी लॉस ही हुआ है 4,000 का। फाइनली दोनों ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्यों दोनों कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिजनेस लॉस किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं होता ना, तो फाइनली ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये भी कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम अदर फ्रॉम कैपिटल गेन दे रखा है। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ है, शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के लॉस को हम लॉन्ग टर्म के गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 6,000 रुपए रह जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर बच जाता है तो फाइनली हम उसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की प्रॉफिट से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी घूम फिर के टैक्सेबल इनकम सिर्फ यही रह गई है, कौन सी, सैलरी वाली। सैलरी इनकम में सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉस एडजस्ट हो सकता है, वो कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, और कोई नहीं। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया था लगभग कल। आज हम लोग को पढ़ना था बेसिकली डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ध्यान रहे, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है जब आप टोटल इनकम करते हो तो उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। ध्यान रहे, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एक न्यू टैक्स रिजीम और एक ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अगर आप टैक्स दोगे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आप टैक्स देना है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए रह गया। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऐसे समझ लो, अगर आपकी कोई इनकम आ रही, सपोज करो आपकी ना 6.5 लाख रुपए इनकम आए, अगर आपको लगता है कि अगर 5 लाख के नीचे, अभी अगर हम पुराना स्लैब रेट देखें तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप 1.5 लाख रुपए का अगर आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो आपकी इनकम आ जाएगी 5 लाख, और 5 लाख पे आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना है। बात समझे। तो इस तरह से हम डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। तो डिडक्शन जो गवर्नमेंट खुद बताती है कि आप यहाँ पे पैसे को लगाएंगे तो आपको हम डिडक्शन दे देंगे, यानी ये लीगल तरीका है अपने इनकम को कम करके अपना टैक्स बचाना। तीन चीजें होती है, एक होता है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी उसको बोलते हैं। फिर एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड करना। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, इनलीगल तरीके से अगर आप अपना टैक्स बचाते हो, इनकम ना दिखा करके अपना टैक्स बचाते हो, ये सब टैक्स इवेजन में आता है, चोरी में। और टैक्स अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो ये दोनों ही इनलीगल काम है। लेकिन टैक्स प्लानिंग, यानी कि गवर्नमेंट के बताए गए जगह पे, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बताए उस रूल्स पे चल करके अगर अपनी इनकम को रिड्यूस करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग लीगल है, टैक्स प्लानिंग अलाउड है, आप करो, है ना। सो उसी में आता है डिडक्शन का पार्ट। अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो आपको डिडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए।
सबसे पहला ये आप देखिए दे रखा है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी कैन क्लेम सेवरल डिडक्शन एज पर स्पेसिफाइड इन चैप्टर 6A. चैप्टर 6A बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें सारे डिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है. अगर आप इन सारे कंडीशंस को कंप्लीट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा. आफ्टर अलाउइंग these deductions total income of the assessee arrived and tax is charged on it at the prescribed rate. दे रखा है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, डिडक्शन आर नॉट परमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम. इसमें से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. कौन से इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलता है आपको? 80C से 80U का. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 80C से 80U का डिडक्शन नहीं मिलता. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर तुमने कमाया है शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को बेच के, मतलब सॉरी शेयर्स को बेच करके या इक्विटी ओरिएंटेड स्टॉक को बेच करके, तो भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड्स ग्रॉस टोटल इनकम. कभी भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती. पहले आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख और आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो 6 लाख, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. No deduction shall be allowed if the deduction has not been claimed in the return of income. तो ध्यान रहे, डिडक्शन आपको क्लेम करना पड़ता है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है. अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे. और सपोज करो तुम आईटीआर फाइल कर रहे हो और वहां पे डिडक्शन वाले सेक्शन में जाके चीजों को नहीं भर रहे हो, तो अगेन डिडक्शन नहीं क्लेम हो पाएगा. मतलब क्लेम करने का मतलब आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा. और बताओगे कैसे? आईटीआर भरकर. सबसे पहला डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट अंडर सेक्शन 80C. तो 80C क्या है सर? 80C के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे जितने भी सी वाले 80C है, आगे पढ़ेंगे और भी सी से रिलेटेड जितने भी आपको ये सेक्शन मिलेंगे, इसमें गवर्नमेंट ने बताया इन्वेस्टमेंट को लेकर के फोकस किया है. किसको लेकर फोकस किया है? इन्वेस्टमेंट. कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो हम आपको रिडक्शन देंगे. अब इसके पीछे का लॉजिक बस समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा डिडक्शन ये क्यों बनाया गया था. देखो नॉर्मली होता है क्या, इसमें जब लाया गया था पहला चीज लाया गया था LIC. क्या लाया गया था? LIC. कि अगर आप कोई भी LIC का टर्म प्लान लेते हो या कोई भी LIC करा लेते हो, आप LIC का जो भी प्रीमियम दोगे हम उसका डिडक्शन आपको दे देंगे. आपके इनकम 6 लाख रुपए, आपने सपोज करो 60,000 रुपए LIC दे रखा है, LIC का प्रीमियम भरा है, तो वो 60,000 सीधे सीधे अपने इनकम में से माइनस कर लो. उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा. किस सेक्शन के तहत? 80C के तहत. किस सेक्शन के तहत? 80C के तहत. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? बेसिकली क्या था, पहले क्या था, कमाने वाले क्या फैमिली में होते थे एक, खाने वाले कई, और अगर कल को उस कमाने वाले की डेथ हो जाती थी तो बाकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती है. फिर वो सरकार की तरफ देखती थी, तो फिर सरकार सोचती थी अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस क्या कितने लोग का वो भरण पोषण कर सकती है. तो गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम दिख रहा था. तब गवर्नमेंट ने हर एक इंसान को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवोक किया. तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवोक करने का तरीका क्या था उनका था कि अगर आप तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट, तो हम तुम्हें उसका डिडक्शन दे देंगे. आपने जितना इनकम कमाया उसमें अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका आपको डिडक्शन दे देंगे. यानी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो इनकम माइनस कर देंगे और बची हुई इनकम पे आपसे टैक्स लेंगे. उस पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अपने इनकम का. तो कहां कहां एरिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आप टर्म प्लान ले लो इंश्योरेंस का, EPF में पैसा लगा दो, प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निधि, PPF में पैसा लगा दो, फिर सुकन्या योजना अकाउंट होता है ना उसमें पैसा लगा दो, ELSS में लगा दो, एम्प्लॉय लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती है. होम लोन अगर ले रखे हो उसमें, याद है होम लोन के ऊपर जो ब्याज देते हैं उसका रिडक्शन हम हाउस प्रॉपर्टी में लेते थे, इंटरेस्ट ऑन होम लोन. और जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो ना उसका रिडक्शन आप किस में ले सकते हो? 80C में. बच्चों के ट्यूशन फीस पे अगर कुछ खर्चा कर रहे हो तो उसका भी डिडक्शन आप क्या कर सकते हो? 80C में ले सकते हो. ट्यूशन फीस मतलब वो ट्यूशन फीस नहीं जो मास्टर जी घर पे आके पढ़ाते हैं. ट्यूशन फीस का मतलब क्या है? बच्चे का जो स्कूल का फीस है. जब स्कूल का फीस देते हो ना उसमें भी कई फीस लिखे होते हैं, उसमें लिखा होता है ट्यूशन फीस. तो इन द सेंस स्कूल की फीस जो भी है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो किसमें? 80C में. NSC खरीद लो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, है ना. और SCSS इसका फुल फॉर्म देख लेना. तो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है वो सेविंग स्कीम, ये भी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यही है.
तो इन सब में आप पैसा अगर इन्वेस्ट करो तो आपको किस में डिडक्शन मिलता है? 80C में। घूम फिर के ये सारा पैसा जो लगा रहे हो फ्यूचर में, है ना, और ज्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। इवन तो ईपीएफ में पैसा लगाओगे कल को तुम्ही को वापस मिलेगा, ये सब पैसा वापस तुम्ही को मिलेगा, है ना। बस ये दोनों आपको खर्च दिख सकता है, बाकी ये सब तो इन्वेस्टमेंट है। ठीक, और क्या डिटेल में देखते हैं। तो यहां देखो दे रखा है क्या, पेमेंट ऑफ LIC, PF, NSC, इन सब जगहों पे आप पैसा लगाओ। एलिजिबल कौन है, किसको डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए डिडक्शन है ये। कंडीशन, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट एनी वन और मोर लिस्टेड आइटम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन सब में से किसी भी एक जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करना होगा। कितना मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? 1,50,000। अमाउंट डिपॉजिट, कितना अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया है, या फिर 1.5 लाख, जो दोनों में से अधिक। यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन 80C में कितना क्लेम कर सकते हो? 1.5 लाख तक का। 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन 80C में नहीं मिल सकता। तो कहाँ का LIC आपने किया हो, LIC करते समय ध्यान रखना, LIC में, LIC किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी का ले लो LIC। तो कई लोग होता है ना अपना भी कराते हैं, अपने बच्चों का भी कराते हैं, तो सबका मिला उला के LIC प्रीमियम कितना आप जमा कर रहे हो। तो आपने 60-70 हजार जमा किया, आराम से आप डिडक्शन ले लो। बस ध्यान रखना LIC में कि जो LIC का जो प्रीमियम भर रहे हो वो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सम एश्योर्ड समझते हैं, जैसे आपने इंश्योरेंस कराया 10 लाख का, तो 10 लाख क्या है? सम एश्योर्ड है। और उसका प्रीमियम कितना भर रहे हो? अगर उसका प्रीमियम 1.5 लाख रुपए दियो, है ना, कई लोगों तो वन टाइम प्रीमियम देते हैं, तो अगर मान लो 1.5 लाख रुपए प्रीमियम दे दिए तो उसका तो 10% ज्यादा हो गया ना सर। 10 लाख का 10% 1 ही लाख होता है। आपने 1.5 लाख प्रीमियम दे करके अगर वो इंश्योरेंस कराया है तो आपको डिडक्शन सिर्फ 1 लाख का ही मिल पाएगा, 1.5 लाख का नहीं मिल पाएगा। क्यों? आपने 1.5 लाख भरा लेकिन आपको 1.5 लाख का डिडक्शन नहीं, कितने का मिल रहा है? 1 लाख का। क्यों? क्योंकि सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी टेकन, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2012। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट समझ में आया? जो भी इंश्योरेंस लोगे, अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लियो, 10,000 प्रीमियम दियो, आराम से 10,000 पूरा डिडक्शन ले लो। 20,000 दियो इस साल, डिडक्शन ले लो। अगर तुमने, कई लोग होते हैं साल, हर साल जमा करते हैं, मंथली जमा करते हैं, कई लोग होते हैं नहीं वन टाइम जमा करेंगे। 10 साल का इंश्योरेंस है, वन टाइम ही प्रीमियम हम जमा कर रहे हैं। अब तुमने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, इसी साल तुमने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, तो 1 लाख रुपए जमा कर दिया तो क्या 1 लाख का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो 5 लाख का 10% निकालिए, कितना? 50,000। 50,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दो, PPF में, कोई भी अकाउंट जाके बैंक में, अपना नेशनलाइज बैंक में जाओ, खाता खोलो PPF में, उसमें जो भी अमाउंट जमा करोगे उसका डिडक्शन भी तुम 80C में क्लेम कर सकते हो। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, है ना, तो यूलिप प्लान अगर ले रखे हो UTI का, LIC का, तो उसमें भी आपको डिडक्शन, मतलब LIC का जो भी प्लान है, एन्युटी प्लान है, पेंशन प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, कई लोग पेंशन प्लान भी लेते हैं, तो उसमें भी जितना प्रीमियम भरे हो पूरे साल भर में, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आप एम्प्लॉय हो, नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी से PF कटा है ना, तो जितना भी आपका RPF यानी रिकॉग्नाइज या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कटा है, आप उसका भी डिडक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो। मान लो तुम्हारी सैलरी, हर महीने तुम्हारी सैलरी से 2,000 रुपए PF का कटा है, तो 12 दूना 24,000 कटा ना, तो उस 24,000 का तुम 80C में डिडक्शन ले लेना। ठीक, नेक्स्ट, ट्यूशन फीस पेड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, यहाँ पे भी दिया 2 बच्चों पे, जितना भी आपने फीस उस जमा किया स्कूल की फीस, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लो। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हाउसिंग लोन, ध्यान है इंटरेस्ट का क्यों हटा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कहां दे देता था? हाउस प्रॉपर्टी में 2.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है वहां पे। 2.5 लाख था कि 2 लाख था, जो भी था, 2 लाख तक का। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन वहां ले लेना, और जो प्रिंसिपल मूलधन जो जमा करना उसका डिडक्शन किस में क्लेम कर सकते हो? 80C में, लेकिन हाँ मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, सुपरएनुएशन मतलब होता है जो 60 ईयर से अबव वाले फंड होते हैं ना, रिटायरमेंट वाले फंड, उसमें अगर कंट्रीब्यूट किए हो
उसका भी डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब में अगर पैसा अगर लगाए हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और भी है, किसी भी बैंक में तुमने कौन से कंट्रीब्यूशन नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, पेंशन फंड, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सब में अगर कुछ कंट्रीब्यूट किए उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, है ना। नोटिफाइड म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखे हो, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो ना तो उसमें लिखा रहता है कि 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसमें पैसा लगाओगे तो 80C का डिडक्शन है। किसी भी बैंक में तुम एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट, लेकिन हाँ फिक्स डिपॉजिट कम से कम कितने साल का होना चाहिए, 5 साल का, तभी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर सिर्फ 1 साल 2 साल का एफडी किया हो, यू कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन। फिक्स डिपॉजिट चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, पोस्ट ऑफिस में भी तो खुलता है ना। और ये सब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बताया था। इन सब जगहों पे यानी सारा का सारा मैक्सिमम एरिया का कौन सा दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो फ्यूचर के लिए। भविष्य में कुछ प्रॉब्लम होगी, अब अगर LIC अगर करा लेगा बंदा और अगर डेथ होती है बंदे की, तो कम से कम फैमिली को सपोर्ट तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए उसको प्रोवोक करने के लिए ये सब ले आए थे। इसमें प्राइम लाइन देखो ये लिखे है। अभी इस समय जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पूछते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों में से कितने लोग कराए हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का आई थिंक काउंटिंग कम है। तो एक समय था जब LIC भी लोग नहीं कराते थे, लेकिन आज के समय में देखो LIC कितना हो गया, लगभग हर एक इंसान LIC कराता है। क्यों? हर एक फैमिली में कोई ना कोई LIC है, और आप लोग के रिलेटिव में कोई ना कोई LIC के मेंबर होंगे, कम ब्रोकर, जो लोग LIC कराते हैं, LIC एजेंट जिनको बोलते हैं। तो आज वही तो उस समय हालत वही थी ना, उस समय जैसे आज हेल्थ इंश्योरेंस की हालत है, उस समय LIC की हालत थी। लेकिन सबका LIC को प्रमोट किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने, डिडक्शन देंगे तो लोग LIC करना शुरू कर दिए, और आज देखो सबका लगभग LIC है। ठीक, और इसमें फायदा भी है ना, जो पैसा आप दोगे आप कल को वापस आपको ही मिलने वाला है। नेक्स्ट, और भी कुछ है, वही सारी चीजें एक्सप्लेन अगेन की गई है। अगला है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। ये 80CCC में, अगर तुम किसी पेंशन फंड में, किसमें इन्वेस्ट करते हो, पेंशन फंड में, सब लोगों को पता है पेंशन तो मिलना नहीं है, तो ऐसे में अपना खुद का पेंशन की अगर जुगाड़ करना है तो क्या करो, बहुत सारे क्या इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो पेंशन प्लान की फैसिलिटी देते हैं। आज ही से पैसा उसमें जमा करना शुरू कर दो। तो कंट्रीब्यूशन मेड टू एनआईडी प्लान ऑफ LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बजाज इंश्योरेंस है ना, आदित्य बिरला है, मतलब बिरला LI, फिर ICICI है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो उसमें आप एनआईडी प्लान अगर लेते हो, पेंशन प्लान लेते हो, तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख तक। कितना मैक्सिमम, 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है किसमें, 80CCC में। तो 80CCC किसके लिए सर, कोई भी कंपनी का तुम इंश्योरेंस प्लान लेते हो, उसमें पैसा लगाते हो तो डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है 80CCD। इसमें कहा गया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करना तो डिडक्शन मिलेगा। 80CCC में किसी भी पेंशन प्लान में, किसी भी कंपनी के। लेकिन ये 80CCD किसके लिए बनाया गया, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द अप्रूव्ड पेंशन स्कीम, एलिजिबल एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी। आप भी गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो आप भी चाहो तो गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, घूम फिर के वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन डिडक्शन देखिए कुछ ऐसे मिलेगा, इन द केस ऑफ सैलरी एम्प्लॉय, अगर तुम सैलरी एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अमाउंट पेड द असेसीज अमाउंट और 10% ऑफ सैलरी। घूम फिर के ऐसे समझ लो, आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत, 10%, और जो असेसी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो दोनों में से क्या होगा, विच एवर इज लोअर। तो एक तरीके से समझ लो 10%, वो एम्प्लॉयर करता भी नहीं है 10% ज्यादा, जितना लिमिट होगा उतना ही करेगा। तो 10% अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो 10% तक आपको रिडक्शन मिलेगा। दूसरा, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन जा रहा होगा, तुम भी दे रहे हो कितना परसेंट, 10%, विच एवर इज लोअर, यानी कि घूम फिर के तुम्हारी सैलरी का कितना, एक तरीके से 20%। एक एम्प्लॉयर ने दिया, एम्प्लॉय ने दिया, दोनों मिला के 20% हुआ ना। और यहाँ पे
अगर तुम एम्प्लॉय नहीं हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, या फिर तुम अपना बिजनेस करते हो, तुम भी अपना पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे मिलेगा? आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकाला जाएगा, उसका कितना प्रतिशत? 20% तक अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया डिडक्शन मिलेगा। एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपए का इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, अगर आपने एनपीएस में पैसा लगाया। नेशनल पेंशन स्कीम, ये गवर्नमेंट की स्कीम एक और है। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर पैसा लगाओगे, आपको पता है 80cc-D में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का है, आपने वहां लगाया, ठीक है। उसके अलावा तुमने एनपीएस में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया 60-70 हजार, तो उसमें भी तुम्हें कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। 25,000 लगाया तो 25,000 का, 40,000 लगाओ 40,000 का, 50,000 लगाओ 50,000 का, 60,000 लगाओ तब भी सब 50,000 का, यानी 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपके को एनपीएस में पैसा लगाना पड़ेगा। अब सोचते होंगे कि सर 80C में हम 50,000, 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेंगे, यहां भी 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेंगे, यहां भी 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेंगे, 4.5 लाख का डिडक्शन हो जाएगा। लेकिन गलत फहमी है। नीचे देखो एक सेक्शन मैंने लिख रखा है, एक सेक्शन है 80cce। क्या है 80cce? ये कहता है कि इन तीनों सेक्शन को मिला के 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C, 80CCC, 80cc-D, इन तीनों को मिला लो, डिडक्शन कितने से ज्यादा नहीं मिलता, 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। बस 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अगर तुमने पेंशन स्कीम में, कौन से, इसमें पैसा लगाया होगा तो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो गवर्नमेंट भी इतना लल्लू नहीं है कि तुम्हें 4.5 लाख का रिडक्शन देगा, तीनों का मिला के कहता है 1.5 लाख से ज्यादा रिडक्शन देंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सी। अब अगर आप सी पे ध्यान दो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, पैसा यहां इन्वेस्ट कर दो, पैसा यहां इन्वेस्ट कर दो, पैसा यहां इन्वेस्ट कर दो, यानी जो कमाए वो पूरा खा मत जाओ, पैसों को इन्वेस्ट करो फ्यूचर के लिए। अगला क्या है? डी। जब डी की बात आती है तो मेडिकल से रिलेटेड समझ लेना। किससे रिलेटेड है वो? मेडिकल। डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। तो यहां पे है क्या कि अगर डी फॉर द बेनिफिट ऑफ, अगर तुमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, अब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस को भी प्रमोट करना था गवर्नमेंट को कि सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, तब भी किसी ने किया नहीं। लोग थोड़ा जागरूक हुए कहां पे? जब कोविड आया, तब लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करना थोड़ा तेजी से चालू किया। बात समझे? वरना पहले तो ना क्यों रहा है। तो 80D में डिडक्शन मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, चाहे अपनी फैमिली का कराओ, पेरेंट्स का कराओ, किसी भी मेंबर का कराओ, एचयूएफ में मतलब अपना कराओ या अपने पेरेंट्स का करा दो, दोनों का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ, लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं ना, उसमें भी खर्चा होता है, उस खर्चे का भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, आपको अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का मिल जाएगा, ठीक है, जो भी चेकअप का खर्चा आया होगा उसका। कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या फिर नोटिफाइड स्कीम में पैसा लगाते हो तो फैमिली का मिल जाएगा, लेकिन आप पेरेंट्स का अगर कराते हो तो उसका नहीं मिलने वाला, आप ही का सिर्फ मिलने वाला। मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा? जनरल डिडक्शन है 25,000, जनरल डिडक्शन कितना है? 25,000। एडिशनल डिडक्शन पॉलिसी टेकन फॉर द लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। कोई सीनियर सिटीजन है, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है तो उसका डिडक्शन मैक्सिमम कितना है? 50,000 तक का, जितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देगा, या 50,000, जो दोनों में से कम होगा। सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा महंगा मिलता है, आप लोग का तो सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग को उतना बीमारी उमारी नहीं होने वाला। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। अगर कोई डिडक्शन, अगर कोई अपना भी करा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस और पेरेंट्स का भी करा रहा है, तो पेरेंट्स का एडिशनल 25,000 है, अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है। लेकिन अगर पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो उनका 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और अपना 25,000, और दोनों लोग सीनियर सिटीजन है तो दोनों का 50-50 यानी 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली देखने को मिलता है कि आपकी उम्र 60 साल से कम है और पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ऊपर है, तो 75,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो।
ठीक, ये डिडक्शन समझ में आया। आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हो, या इन सब में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों नहीं लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं? बिकॉज देखो एलआईसी कराते तो वो पैसा वापस मिल भी जाता है। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ तो 10 साल के बाद वो पैसा आपको मिल जाता है। इसमें क्या होता है, एकदम गाड़ी के इंश्योरेंस जैसा है, समझ रहे हो? गाड़ी के इंश्योरेंस जैसा है कि अगर गाड़ी लड़ी तब तो मिलेगा, नहीं लड़ी तो कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स अगर कुछ बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए, तब तो पैसा क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं क्लेम होगा, खर्चे की तरह है। इसीलिए लोग इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन हाँ अच्छी चीज है ये। नाउ नेक्स्ट है क्या, 80 डी। व्हाट इज 80 डी? है ना, अब जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में, इसको कहते हैं दवा, है ना, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, दवा दारू, है ना, दवाई दर्पण भी बोल सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हेल्थ इंश्योरेंस का था, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। अगर कोई डिसेबल डिपेंडेंट है, उसका इलाज करा रहे हो, देख रहे हो ना फोटो में, इलाज करा रहे हो, तो उसका खर्चे की बात हो रही है। कंडीशन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर द एनी स्कीम, एलआईसी के, यूटीआई के, एनी अदर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट। आपने इन सब जगहों पे पैसा लगा दिया, और कई लोग होते हैं ना कि पैसा दे देते हैं एलआईसी में, और कहते हैं इनको हर महीने उतना कुछ अमाउंट देते रहें, ताकि उससे उनका अपना खर्चा भी चलता रहेगा। तो इस तरह की जगहों पे भी अगर उस डिसेबल्ड के लिए अगर कुछ अमाउंट की भी व्यवस्था कर दे रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसे केस में 80 डी में डिडक्शन, डबल डी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब इसमें देखो डिडक्शन कितने का मिलेगा, फिक्स डिडक्शन है 75,000 का, कितने का, और 1,25,000 इन केस ऑफ डिपेंडेंट इज अ पर्सन विद अ सेवर डिसेबिलिटी। अगर वो सेवर डिसेबल है तो 1,25,000 तक का डिडक्शन है जिसका तुम ट्रीटमेंट करा रहे हो। अच्छा, इसमें कहीं नहीं बोला है कि वो बंदा जो भी डिसेबल पर्सन है वो फैमिली मेंबर हो, कोई जरूरी नहीं है, चाहे वो फैमिली में कोई हो या फिर कोई बाहरी व्यक्ति, आप उसका अगर इलाज भी करा रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। समझ गए ना? तो एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, कि इसी बहाने तुम सोसाइटी की तुम हेल्प भी कर सकते हो, तो उसका भी डिडक्शन हम आपको दे देंगे। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा टू फर्निश द अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। आईटीआर में आपको उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रहे, यहाँ पे 75 सेवर डिसेबल का क्या मतलब है, जो 80% या उससे ज्यादा डिसेबल होते हैं ना, उसको हम सेवर डिसेबल कहते हैं। और जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है इनकम टैक्स में, जो 40% या उससे ज्यादा डिसेबल होते हैं, 40% या उससे ज्यादा डिसेबल होते हैं तब ये डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन 80% या उससे ज्यादा डिसेबल बंदा है तो डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कौन बनाता है, जाहिर सी बात है मेडिकल, तो वहां बनेगा DDB। ये भी वही मेडिकल से रिलेटेड है, दिख रहा है ना बंदा। तो ये क्या है, डरावनी डरावनी बीमारी, DDB, डरावनी डरावनी बीमारी। तो इसमें क्या है, बनाया गया है, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, टीबी, टर्बुकुलोसिस हो गया, फिर न्यूरो से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो सब बीमारियां इसमें कवर किया गया। याद है हम लोग देखा भी शायद रूल 3A करके कोई था, जिसमें सारा बीमारियां लाइन से एक्सप्लेन किया गया था, प्रिस्क्राइब डिजीज। और वो प्रिस्क्राइब डिजीज अगर किसी को भी है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, रेजिडेंट ऑफ इंडिविजुअल HUF, condition, expenditure incurred to the medical treatment of prescribed disease in the respect of individual, spouse, children, parents, brother, sister, dependent on that individual, and any member of HUF। इसमें लगभग फैमिली को लगभग पूरे को कवर किया गया है। अगर कोई भी इलाज करा रहे हो सर, जो भी खर्चा हो रहा है, तो एक्चुअली भाई जाहिर है खर्चा तो होता ही होगा, अब इस तरह की बीमारी है तो एक्चुअल अमाउंट पेड, कितना अमाउंट तुमने पेड किया, या 40,000, जो दोनों में से कम होगा डिडक्शन मिल जाएगा। 1,00,000 रुपए किस केस में, अगर जो बंदा सीनियर सिटीजन है उसको इस तरह की कोई बीमारी है, तो डिडक्शन कितने का क्लेम कर सकते हो, अमाउंट पेड या 1,00,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। समझ गए? इसमें क्या प्रिस्क्रिप्शन है कि शुड ऑब्टेन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर ने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया, बंदे को कैंसर या समथिंग कुछ लिखा हुआ मिलता है ना, तो वो भी लगाना पड़ेगा। पहले तो नहीं लगाना पड़ता, पहले हम लोग ऐसे ही लिख देते थे, है ना। अब क्या है, बकायदा उसमें अटैचमेंट देना है सर्टिफिकेट का, तब जाके रिडक्शन क्लेम होगा। अब तो नहीं, अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया।
तो जितने भी ये डी वाले थे ये किससे रिलेटेड थे? मेडिकल। ये क्या है? 80E, ई फॉर एजुकेशन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो इसमें। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट हो आप उतना डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कितने साल तक? सिर्फ और सिर्फ 8 साल तक। जिस साल से पेमेंट शुरू करोगे ना, उस साल से कितने तक? 8 साल तक तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जितना भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा पूरा 100%। मूलधन का नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट का। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? 80E समझ में आया? एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, ऐसे दिमाग में रहेगा। तो अगर एजुकेशन लोन लिए उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो, तो जितना भी ब्याज दे रहे हो साल भर में आप उसका रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगेन लेकिन कितने साल तक? 8 साल तक। ई तो अभी नहीं, उससे पहले ये देख लीजिए 80G। 80G मतलब क्या है? डोनेशन की बात कर रहा है। अगर तुमने डोनेशन दिया है तो 80G में रिडक्शन, जी मतलब ग्रांट्स, डोनेशन ऐसे समझ लो। तो डोनेशन टू अ सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर तुम करते हो, कोई भी करेगा उसको रिडक्शन मिलेगा। डोनेशन इन काइंड नॉट एलिजिबल। ऐसा नहीं कहीं अभी जैसे अभी अभी मैंने डोनेशन दिया, डोनेशन कह रहा हूं, अभी अगर मान लो मैंने चंदा दिया तो क्या इसका रिडक्शन मिलेगा? नहीं। तो वो किस जगह पे होना चाहिए डोनेशन? डोनेशन एलिजिबल डिडक्शन फॉर 100। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे डोनेशन करोगे तो 100% जितना डोनेट किया सब डिडक्शन। कुछ ऐसी जगह होती है जहां जितना डोनेट करोगे उसका आधा डिडक्शन मिलेगा, 50%। 1 लाख की हो तो 50,000, 50,000 की हो तो 25,000 का डिडक्शन। और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे तुम्हारी ग्रॉस एडजस्टेबल टोटल इनकम का 10%, उससे ज्यादा का डिडक्शन मिलेगा नहीं। मान लो तुम्हारा ग्रॉस इनकम आ रहा है करीबन कितना? 10 लाख, तो 1 लाख तक का मैक्सिमम डोनेट करते हो तो आराम से डिडक्शन मिल जाएगा। 1.5 लाख करोगे तब भी 1 ही लाख का डिडक्शन मिलेगा। किसी भी हालत में तुम्हारी ग्रॉस एडजस्टेबल टोटल इनकम के 10% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। ग्रॉस एडजस्टेबल इनकम होती क्या है सर? अभी तक ग्रॉस टोटल इनकम पढ़े थे, ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आप ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे डिडक्शन लेस कर देना, सिर्फ कौन सा डिडक्शन छोड़ के? 80G को छोड़ के। उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एडजस्टेबल टोटल इनकम। तो डोनेशन कहां करना? दिया ये सब जगहों पे 100% है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर डोनेट करते हो, अर्मीनी अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका फंड, तो ये सारे फंड्स दे रखे हैं। इन सब फंड्स में अगर डोनेट करते हो तो सर जी 100% डिडक्शन है। इन सब जगहों पे डोनेट करते हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, फैमिली वाला है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब एक दूसरे के जनरेशन है ना। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर, बस एक अलग से प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा राहत। इसमें अगर डोनेट करते हो तो जितना डोनेट करोगे उसका 50% अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। बाकी ये सब ऐसी जगह है जहां पे 10%। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में डोनेट करते हो, रिनोवेशन ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, जैसे राम मंदिर में किया ना, तो राम मंदिर में जिन्होंने भी डोनेट किया तो उनको एक रसीद मिली है, उसका रिडक्शन वो क्लेम कर सकते। इसी तरह से कॉर्पोरेशन ऑफ प्रोमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, समझ गए? तो ये डिडक्शन एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करेंगे, वही चीज समझा रहा है, सारे डिडक्शन लेस कर दो, बस किसको छोड़ करके? अब सॉल्व तो सर ग्रॉस टोटल इनकम में क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते। क्या नहीं क्लेम कर सकते? 80 GG, 80 GG का डिडक्शन है, ये घर घर का है। अगर आप HRA का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, HRA याद है ना, सैलरी में पढ़े थे, हाउस रेंट अलाउंस, उसमें पढ़ा था फॉर्मूला 40 या 50% ऑफ सैलरी। दूसरा पढ़ा था क्या? एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है। तीसरा था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो वो डिडक्शन आप क्लेम करते थे HRA में। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आपको HRA नहीं मिलता, बट आप किराए के मकान में रह रहे हो, तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। किस सेक्शन के तहत? तब 80 GG में क्लेम करोगे। HRA का डिडक्शन नहीं ना क्लेम कर पा रहे हो,
लेकिन किराया देते हो ना, तुम बिजनेसमैन हो, तुमको कौन सा सैलरी मिलता है? नहीं मिलता है, एचआरए भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, तुम बिजनेस कर रहे हो शहर में और किराए के मकान में रह रहे हो, तो कहने का मतलब किराए पे खर्चा कर रहे हो ना, तो अभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80 जीजी में। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, कुछ वैसे ही मिलेगा। पहला तो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नहीं है एडजस्टेड टोटल इनकम। वहां 40-50 था, यहां कितना कह रहा है? 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 5,000 रुपए पर मंथ, तो 12 × 5 = 60,000 कर लो, जो तीनों में से कम होगा। यानी इसमें रिडक्शन मैक्सिमम कितने का क्लेम कर सकते हो? 60,000 रुपए तक का क्लेम हो सकता है रिडक्शन, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप किराए पे कुछ खर्च करते हो। 80 ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिलता है, वो किस सेक्शन के तहत? 80 के तहत। 80 आप लोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। सिर्फ किसके लिए? तो कोई सीनियर सिटीजन है ना, उसका कितने तक का? 100% ऑफ इंटरेस्ट इनकम या 50,000 रुपए, जो दोनों में से कम हो। ध्यान रहे 80 का रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स पे मिलता है। अगर सेविंग अकाउंट पे अगर आपका ब्याज 10,000 तक का डिडक्शन मतलब मिलेगा। लेकिन 80 जो कि सीनियर सिटीजन के लिए, इन्होंने साफ साफ लिखा ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। तो कितने तक का रिडक्शन है? 50,000। अभी नया फाइनेंशियल ईयर जो आया 25-26 में बढ़ा दिया गया, 1 लाख कर दिया गया। कितना कर लिया गया? 1 लाख। अभी देखिए दोनों में डिफरेंस बिटवीन द 80 दोनों में यहां पे दिया हुआ है क्या? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, यहाँ 80 ये दिया है, 80 एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एक्सेप्ट द सीनियर सिटीजन। किसको छोड़ के? ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इसमें कितने का, किसका रिडक्शन मिलेगा? सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट का। इस पे ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट। इसमें कितना लिमिट है? इस पे कितना? 50,000। तो ये फर्क है सर। यानी सीनियर सिटीजन क्या 80 क्लेम कर सकता है? नहीं, सीनियर सिटीजन सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम करेगा? वो 80 नहीं क्लेम कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन है, बाकी यहाँ पे तरीका दिया है याद रखने का। सी फॉर कंट्रीब्यूशन, डी फॉर डॉक्टर, डी, इन्होंने अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाया, याद करने का तरीका। एग्जेम्पशन और डिडक्शंस में क्या फर्क होता है, इसको आप लोग खुद से थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। आपने पढ़ा था एग्जेम्प्ट इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं करते, जबकि रिडक्शन को पहले शामिल करते फिर उसको माइनस करते, ठीक है ना। और भी कुछ है फर्क, इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। एग्जेम्पशन कहां दिए गए? सेक्शन 10 में, और डिडक्शन किस में? 80C से 80U में, ठीक है ना। ये वाला असाइनमेंट हम लोग कल कर ले, या नहीं, ये असाइनमेंट आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये असाइनमेंट आप लोग खुद से कर लीजिएगा। विल डिस्कस इन टू द क्लास ऑल्सो। तो ये चैप्टर भी लगभग कवर है, असाइनमेंट्स बस करने हम लोग को कल। So that's it for today's lecture.